ये एक सिंगल बेडरूम था। बिस्तर लगा हुआ था। मैंने ब्रीफकेस मेज पर रखा और बेड पर बैठकर सोचने लगा कि अपना एजेंट मुझे क्या कह गया है। क्या मुझे इस पुरस्कार शख्स को कत्ल करना होगा? ये लंदन जैसे शहर में एक बड़ी खतरनाक बात थी। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, दाढ़ी की जाली को बांधते हुए सिटिंग रूम में आया तो फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज ने एक खास कोड लफ्ज बोला। ये लफ्ज मुझे खास तौर पर बड़े राजदाराना अंदाज में चंडीगढ़ से चलते वक्त बताया गया था। मर्दाना आवाज खामोश हो गई। वो मेरे कोड लफ्ज का मुंतजिर था। मर्दाना आवाज ने कहा, तुम्हारे नाम सरदार गुरुबख्श सिंह जी का एक पैगाम है जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हैं, इसे लिख लो। मैंने जल्दी जल्दी ब्रीफकेस में से नोटबुक निकाली और पैगाम लिखने लगा। ये पैगाम बज़ाहिर एक कारोबारी पैगाम था कि मैं दोपहर को फला ऑफिस में पहुंच जाऊं जहां एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है। फिर मुझे वहीं से होजरी और स्पोर्ट्स के नए एक्सपोर्ट नर्ख बता दिए जाएंगे। उसके बाद फोन बंद हो गया। मैंने इस तहरीर को जब डीकोड किया तो इस इबारत के अंदर से ये इबारत निकली कि जिस इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट को तुम अपने साथ लगा लाए हो वो इससे पहले 2 पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर चुका है। हम हैरान हैं कि उसने अभी तक तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ा। हम इन हालात में उसके सामने नहीं जा सकते। अगर तुम उससे बेखबर हो गए तो वो हमारे कीमती मिशन को तबाह कर सकता है। तुम इसी होटल में रहोगे जब तक कि तुम उससे हमेशा के लिए पीछा नहीं छुड़ा लेते। मैंने जिस कागज पर ये इबारत लिखी थी उसे फाड़ कर जला दिया और राख सिंक में बहा दी। अब मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ गई। लंदन वाले इन हमारे आदमियों ने तो जैसे मुझे मौत के सामने अकेला छोड़ दिया था। मैं इस उलझन में था कि दरवाजे की घंटी बोल पड़ी। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा। नीम रोशन राहदारी में एक कोरियर लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक चौकोर पैकेट था। मैंने दरवाजा खोल दिया। सर, ये पैकेट आपके लिए है, यहाँ दस्तखत कर दें। मैंने पैकेट को गौर से देखा। उस पर मेरा नाम और कमरे का नंबर लिखा था। मैंने दस्तखत करके पैकेट लिया। ये लड़का किसी फूल और तोहफे भिजवाने वाली कंपनी का मुलाजिम था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पैकेट मेरे सामने मेज पर पड़ा था। मैं उसे खोलते हुए घबरा रहा था। मुमकिन है उसमें कोई बम हो। मैंने कान पैकेट के करीब किया। पैकेट में से टिक टिक की आवाज नहीं आ रही थी, मगर लंदन में मुझे तोहफा भेजने वाला कौन हो सकता था। मैंने पैकेट को वहीं पड़ा रहने दिया और होटल सर्विस को फोन करके कॉफी और मक्खन ब्रेड का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद सर्विस बॉय मतलूबा अशिया ट्रे में रख कर ले आया। उसके जाने के बाद मैंने राहदारी में दाएं बाएं देखा और दरवाजा बंद करके ब्रेड पर मक्खन लगाने लगा। पुरस्कार पैकेट मेरे सामने गोल डाइनिंग टेबल पर उसी तरह पड़ा था। मैंने सोचा इस पैकेट को खोले बगैर ट्रैश में फेंक देना चाहिए। दरवाजे की घंटी बजी। मैं कॉफी का प्याला होंठों तक लाते लाते रुक गया। कौन हो सकता है? प्याला मेज पर रख कर मैं उठा और दरवाजे के सुराख में से बाहर देखा। राहदारी में छरीले सांवले बदन की एक लड़की खड़ी थी। उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी और उसके माथे पर तिलक नहीं लगा था। वो कुछ परेशान सी नजर आ रही थी और बार बार राहदारी के उस कोने की तरफ देख रही थी जहां लिफ्ट नीचे से ऊपर आती थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंग्रेजी में पूछा कि उसे किससे मिलना है। लड़की ने हाथ बांधकर सत श्री अकाल कहा और ठेठ पंजाबी में बोली, वाहे गुरु के लिए मुझे अंदर आने दें, सब कुछ बताती हूँ। मैं मुतजब्जब हो गया, लेकिन लड़की का उतरा हुआ परेशान चेहरा देखकर मैंने दरवाजा खोल दिया। वो जल्दी से अंदर आ गई। दरवाजा बंद करके मैं पलटा तो लड़की सोफे पर इस तरह बैठी थी कि चेहरा हथेलियों में छुपा था और वो सिसकियां भर रही थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा। ये कोई ट्रैप भी हो सकता था। कुदरती तौर पर मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और मेरे पास किस लिए आई है। लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें भीग रही थी। पर्स में से रुमाल निकाल कर उसने आंखें पूंछी और पंजाबी में बोली, मेरा नाम हरनाम कौर है, मैं संगरूर की रहने वाली हूँ। मैं सिख हूँ मगर एक हिंदू लड़के के साथ घर से भागकर बम्बई चली आई। वहाँ उसने मुझसे शादी कर ली और फिर हम लंदन आ गए। कुछ रोज उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, लेकिन अब वो मेरी कमाई खाना चाहता है। वो रात को अंग्रेज और काले आदमियों को घर पर लाता है। मैं एक शरीफ सिख घराने की लड़की हूँ। रात मैंने बड़े अजाब में गुजारी है और अब 2 काले आदमियों को नशे में धुत छोड़कर भाग आई हूँ। मुझे होटल वालों ने बताया कि यहाँ एक शरीफ सिख ठहरा हुआ है। मैं आपके चरणों में आ गई हूँ। वाहे गुरु का वास्ता कि मेरी मदद करें और मुझे किसी तरह हिंदुस्तान वाले जहाज में सवार करवा दें। मेरे पास सोने का लॉकेट है, उसे बेचकर मुझे टिकट ला दें। उसने पर्स में से सोने का लॉकेट निकाल कर मेज पर रख दिया और आंखों में आए हुए आंसू रुमाल से साफ करने लगी। लड़की के दर्द भरे बयान और गमजदा चेहरे से उसके अलमिये की तस्दीक हो रही थी, मगर मैं बेहद मोहतात था क्योंकि ये कोई चाल भी हो सकती थी। मैंने आम सिखों की तरह अपनी नकली दाढ़ी के बालों को हथेली से जमाते हुए कहा, बीबी मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, आज ही आया हूँ। मुझे तो यहाँ के बाजारों का भी पता नहीं है। बेहतर यह है कि तुम खुद ही लॉकेट बेचकर एयर इंडिया वालों से इंडिया जाने वाली किसी फ्लाइट का टिकट खरीद लो। ये ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। लड़की की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो रहम तलब आवाज में बोली, वाहे गुरु के वास्ते मुझ पर कृपा करें। मेरे खामद की यहाँ के सभी गुंडों से दोस्ती है। मैं एक बार यहाँ से निकली
تو वो मुझे गोली मार देंगे। सच्चे बादशाह आपका भला करेंगे, इस वक्त मेरी मदद करें, मैं आपकी सिख बहन हूँ। मैं अजीब मखमसे में पड़ गया था। मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर इंसानी हमदर्दी और इखलाकी अक़दार का तकाजा ये था कि उसकी मदद की जाए। लेकिन सोने का लॉकेट फरोख्त करने में खतरा था। मुमकिन था कि ये लॉकेट बेचने जाऊं और किसी मुसीबत में फंस जाऊं। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को किसी न किसी तरीके से अपने कमरे से ही रुखसत कर देना मेरे लिए बेहतर है। अब मैं बहाने तलाश करने लगा। आखिर मैंने घड़ी देख कर कहा, बीबी, मैं चंडीगढ़ की एक फर्म का एजेंट हूँ, यहाँ ऑफिस के जरूरी काम पर आया हूँ और अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मेरा ख्याल है कि तुम एयर इंडिया वालों के ऑफिस में चली जाओ, या फिर ऐसा करो भारतीय सिफारत खाने का रुख करो, मैं तुम्हें डायरेक्टरी से उनका एड्रेस लिखवा देता हूँ। लड़की ये सुनते ही जैसे सदमे से बेहोश हो गई। वो सोफे पर एक तरफ को झुक गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। जल्दी से गुस्ल खाने में गया। ग्लास में पानी लाकर उसके मुंह पर हल्का सा छींटा दिया तो उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने एक बार फिर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं यहाँ से बाहर निकली तो मेरे बदमाश खावत के गुंडे गोली मार देंगे। इस सिख लड़की हरनाम कौर का मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से उसी मखसूस मर्दाना आवाज ने अपना कोड बोलकर मुझसे मेरा कोड पूछा। मैंने अपना कोड बताया तो मुझसे तोहफे में भेजे गए पैकेट के बारे में पूछा गया। मैंने बताया कि वो मेज पर रखा है। दूसरी तरफ से किसी कदर दुरुस्त लहजे में कहा गया, तुमने अभी तक खोला क्यों नहीं? इसमें तुम्हारी हिफाजत के लिए एक चीज रखी है, गाफिल मत बैठना, दुश्मन तुम्हारे आसपास ही है। फोन बंद कर दिया गया। मुझे यकीन हो गया कि ये सिख लड़की जरूर उसी दुश्मन जासूस की भेजी हुई है जिसने मुझे अपना नाम केवल कृष्ण वर्मा बताया था। मैंने पहला काम ये किया कि पैकेट खोला। पैकेट में तय किए हुए कागज के साथ एक सिगार पड़ा था। मैंने बेडरूम में जाकर कागज खोला। उसमें ये तहरीर दर्ज थी, इस सिगार की कारकर्दगी से तुम जरूर वाकिफ होगे। आज से कुछ अरसा पहले तुम्हें जनूबी हिंद के एक मिशन के दौरान इसी किस्म का सिगार दिया गया था। ये साइनाइड जहर की फुआर वाला सिगार है, जिसको सुलगाने के बाद जब तुम इसके दरमियान में से इसे दबाओगे तो सामने खड़ा दुश्मन इसकी फुआर से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मुर्दा होकर गिर पड़ेगा। इसमें भरा हुआ मोहलक जहरीला महलूल 12 आदमियों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है, लेकिन तुम मोहतात इस्तेमाल के साथ तादाद भी बढ़ा सकते हो। हम तुम्हारी निगरानी जरूर करेंगे, मगर होटल में दाखिल होकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें बाज मसलहतें दरपेश हैं। भारतीय एजेंट वर्मा के बारे में ताज़ा तरीन खबर यह है कि वो आज शाम किसी वक्त तुम पर हमलावर होगा। तुम्हें हर हालत में उसे खत्म करके खुद जिंदा रहना है, क्योंकि तुम्हें उसके बाद बहुत जल्द एक अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है। ऐसा मिशन जिसके लिए तुमसे ज्यादा मौजू आदमी हमें नहीं मिल सकता। मैंने हस्बे आदत खत पढ़ने के बाद उसे जलाकर सिंक में बहा दिया। सिगार को लाइटर के साथ जेब में रखा और सिटिंग रूम में आ गया। ये देखकर खुशी भी हुई और तशवीश भी कि सिख लड़की गायब थी। सबसे पहले मैंने सिटिंग रूम की चीजों का जायजा लिया। कोई शय अपनी जगह से नहीं हिली थी। किचन में गया, वहां भी हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। नीम रोशन राहदारी खाली थी। यकीनी तौर पर यह लड़की हमारे दुश्मन ही की तरफ से किसी अहम मिशन पर भेजी गई थी। क्या वो अपने मिशन में नाकाम रही थी? मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। दोपहर का खाना भी मैंने अपने कमरे में ही मंगवाया। यूं शाम हो गई। मैं टीवी ऑन किए चुपचाप कमरे में अखबार पढ़ता रहा। अपने एजेंट ने शाम से पहले लॉन्ड्री वाले के रूप में आने के लिए कहा था। अब मुझे उसका इंतजार था। शाम के 7 बजे फोन पर मुझे उसी आवाज ने मरमूज अल्फाज में इत्तला दी कि लॉन्ड्री वाला आज नहीं आएगा और दुश्मन एजेंट को होटल की लॉबी में मुश्तबा हालत में दाखिल होते देखा गया है। तुम खबरदार रहना। और साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने जेब से सिगार निकाल कर उसे चेक किया। मुसीबत ये थी कि मैं सिख के हुलिये में था और सिख का सिगार सुलगाना एक अजीब और अनोखी बात थी। सामने खड़े दुश्मन को शक पड़ सकता था। मैंने टीवी ऑफ कर दिया। छत और दीवार की दोनों बत्तियां बुझाकर सिर्फ साइड सोफे वाला टेबल लैंप जलता रहने दिया। पर्दा सभी खिड़कियों पर बराबर कर दिया। मुझे इत्तला कर दी गई थी कि भारतीय एजेंट वर्मा लॉबी में दाखिल हो गया है। वो किसी भी वक्त किसी भी भेस में मुझ पर हमला करने वहां आ सकता था। अब सवाल अपने बचाव ही का नहीं था, बल्कि दुश्मन एजेंट को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना भी मेरे मिशन का अहम तरीन हिस्सा था। एक तरकीब मेरे जहन ने मुझे पेश की। मैंने टेबल लैंप बुझाया और कमरे की अकबी स्लाइडिंग दीवार हटाकर बालकनी में आ गया। बूंदाबांदी रुक गई थी, मगर शदीद बर्फीली हवा चल रही थी। शाम अबर आलूद थी। होटल के अकबी लॉन के किनारे किनारे दरख्तों के करीब पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी थी। सारे का सारा इलाका सुनसान था। शदीद सर्दी की वजह से वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरी बैल्कनी दूसरी मंजिल पर थी। बैल्कनी के कोने में दीवार के साथ चिपकी हुई फायर एस्केप की सीढ़ी नीचे जा रही थी। मैंने बैल्कनी वाला स्लाइडिंग दरवाजा खुला ही रहने दिया और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर राहदारी से होता हुआ नीचे लॉबी में आ गया। काउंटर पर चाबियां लड़की के हवाले करते हुए कहा कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा कोई पैगाम आए तो उसे लिख रखना। फिर मैं लॉबी के ऐन दरमियान में से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि दुश्मन के एजेंट ने मुझे जरूर देख लिया
लिया होगा और अब वो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे में दाखिल होकर वहाँ छुप कर मेरा इंतजार करेगा। मुमकिन है वो मेरी चीजों की तलाशी भी ले। मैं सड़क पर निकल गया, फिर ऊपर से एक चक्कर काट कर बाग में दाखिल हो गया और अकबी पार्किंग लॉट वाले दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ एक जगह अंधेरे में रुक गया। मैंने गौर से चारों तरफ देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था। उसके बाद मैं दरख्तों से निकलकर तेजी से अपने कमरे की अकबी लॉन वाली फायर एस्केप की सीढ़ी के पास आया और जल्दी जल्दी जीना चढ़कर दूसरी मंजिल वाली बैल्कनी में से गुजरकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ जहाँ से खिड़की वाला पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था वहाँ बंद शीशे में से बाहर की धीमी रोशनी अंदर दाखिल होकर कमरे के अंधेरे को नीम रोशन करने की कोशिश कर रही थी। मैंने दरवाजे के करीब आकर कान लगा दिए। बाहर राहदारी में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। कदमों की चाप मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैं दबे पांव चलता बैल्कनी में चला गया और स्लाइडिंग डोर के पर्दे में से मुझे अपने कमरे का धुंधला धुंधला मंजर पूरा नजर आ रहा था। मेरी निगाहें कमरे के बंद दरवाजे पर थीं और हाथ जेब के अंदर छुरी के दस्ते पर जमा था। कोई किसी बारीक सलाख से दरवाजे के बंद ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये दुश्मन एजेंट वर्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने छुरी वाला हाथ जेब में से छुरी समेत निकाल लिया। ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। फिर दरवाजा थोड़ा सा आगे हुआ और एक रेन कोट वाला आदमी जल्दी से अंदर आ गया। आते ही उसने इत्मीनान से दरवाजा बंद किया और उसका ऑटोमेटिक कुफल लग गया। उसकी हरकत सकनात में इत्मीनान और सुकून का तासुर था। जाहिर है उसे यही मालूम था कि कमरे में उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। वो तेजी से बेडरूम में गया। वहां से मुझे चीजों के उलटने पलटने की आवाजें आने लगी। 1-2 मिनट बाद वो बेडरूम से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। वो सोफे पर बैठ गया। खिड़की का पर्दा जहां से हटा हुआ था वहां से बाहर की धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही भारतीय जासूस केवल कृष्ण वर्मा था जो बंबई से मेरा पीछा कर रहा था और अब मुझे कत्ल करने की नीयत से यहाँ आया था। उसने जेब से पिस्तौल निकालकर खोला, उसके अंदर भरी हुई गोलियों को झुककर देखा और पिस्तौल दोबारा जेब में रख लिया। कुछ देर वो बड़े सुकून से सोफे पर गर्दन पीछे लगाए बैठा रहा। मैं बैल्कनी में दीवार के साथ लगा स्लाइडिंग डोर के थोड़े से हटे हुए पर्दे में से उसे गौर से देख रहा था। वहाँ अब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो मेरा इंतजार कर रहा था और मैं बैल्कनी में खड़ा था। जाहिर है उसे उस वक्त तक वहाँ से नहीं हिलना था जब तक कि मैं बाहर वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल नहीं होता। इसका मतलब था कि मैं बैल्कनी में खड़े खड़े लंदन की अबरालूद रात में अकड़ जाऊंगा। ये कभी न खत्म होने वाला इंतजार था। मैंने इस अंदाज में सोचना शुरू किया कि कोई ऐसी तरकीब की जाए कि दुश्मन एजेंट वहां से उठकर बैल्कनी में आए, क्योंकि मेरा उसके सामने सिटिंग रूम में जाना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं इसी कश्मकश में था कि दुश्मन एजेंट सोफे से उठा, दबे पांव चलता कमरे के बंद दरवाजे तक गया, कान लगाकर बाहर कुछ सुनने की कोशिश की, फिर पीछे हटा, कमरे के कालीन पर टहलते बाथरूम तक गया, वहां से पलटा और किचन में दाखिल हो गया। ये एक सुनहरी मौका था। मैंने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला करते हुए स्लाइडिंग डोर के पट को आहिस्ता से पीछे खिसका दिया। इंतहाई फुर्ती से काम लेते हुए मैं बैल्कनी से निकलकर पंजों के बल चलता किचन की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मुझे किचन के अंदर से नल में से केतली में पानी भरने की आवाज आई। एजेंट शायद अपने लिए कॉफी बना रहा था। नल का बंद हो गया। केतली के स्टव पर रखने की आवाज आई। 5 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। शायद वो किचन से बाहर निकलने वाला था। मैं अब न सिख था न जासूस, बल्कि सर से पांव तक एक शाहीन था। छुरी वाला हाथ मैंने थोड़ा सा ऊंचा करके दूसरे हाथ को मैंने अपने सर से ऊपर कर लिया। कदमों की आहट पैदा हुई और वो किचन से बाहर आ रहा था। कमरे में कोई बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने अपना सांस रोक लिया। दुश्मन एजेंट किचन से बाहर निकला। एक बिजली सी उसकी आंखों के सामने कौंध गई, क्योंकि मेरा उठा हुआ उल्टा हाथ उसकी गर्दन पर हलक के नीचे पड़ा। इस हाथ की ज़रब इतनी ताकतवर और अचानक थी कि दुश्मन का एजेंट लड़खड़ा कर एक तरफ को गिरा। वो जेब में से पिस्तौल निकालने वाला ही था कि मैं खूंखार भूखे चीते की तरह छलांग लगाकर इस तरह उसके ऊपर गिरा कि मेरे हाथ की छुरी उसके पेट में उतर चुकी थी। उसके हलक से हिचकी जैसी आवाज निकली और मैंने छुरी को उसके पेट में ही छोड़ दिया। सीधे हाथ से उसके पिस्तौल को उसके हाथ से छीन लिया। छुरी का वार बहुत ही कारी साबित हुआ था। पिस्तौल मैंने अपनी जेब में रखा और दम तोड़ते एजेंट को किचन के बाहर वाली गोल डाइनिंग टेबल के नीचे औंधा करके लिटा दिया। उसका सांस चल रहा था और आंखें सफेद होने लगी थी। मैंने बेडरूम में जाकर देखा, मेरा ब्रीफ केस खुला हुआ था और मेरी जाली फाइल के कागजात बिखरे पड़े थे। पासपोर्ट ब्रीफ केस ही में था। मैंने जल्दी जल्दी कागज समेट कर ब्रीफ केस में भरे, उसे उठाया, कमरे में आकर दुश्मन के एजेंट को देखा। वो जख्मी हालत में आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ टेलीफोन के करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो जिंदा था और मेरे मिशन में उसका जिंदा रहना शामिल नहीं था। मैंने बड़े इत्मीनान से जेब से उसका साइलेंसर लगा पिस्तौल निकाला, नाली उसके सर के साथ लगाई और घोड़ा दबा दिया। ठक की आवाज के साथ गोली पिस्तौल में से निकल गई। दुश्मन एजेंट उसी लम्हे अगले जहान में पहुंच गया। मैं इस तजब्जुब में था कि इसी
कमरे में रहूं या वहां से फरार हो जाऊं। मेरा उस लंदन शहर में कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहां मैं वहां से फरार होकर जाता और फिर अपने एजेंट का किसी भी वक्त फोन आ सकता था। वो लोग बराबर मेरी निगरानी कर रहे थे। मैं एजेंट की लाश को घसीट कर बेडरूम में ले गया और उसको चादर से ढक दिया। फिर डाइनिंग टेबल के नीचे कालीन पर खून के धब्बे पर अखबार रख दिया। मेरा ब्रीफकेस तपाई पर पड़ा था। दुश्मन एजेंट का पिस्तौल मेरी जेब में था। छुरी लाश के जिस्म में पैवस्त थी। खिड़की का चुना हुआ पर्दा मैंने बराबर कर दिया था। कमरे में बाहर अंधेरा हो गया था। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने जल्दी से रिसीवर उठा लिया और खामोश रहा। दूसरी तरफ से अपने एजेंट की आवाज आई। अपना कोड वर्ड बताकर उसने मुझसे मेरा कोड वर्ड पूछा और कहा, अगर दुश्मन खत्म हो गया हो तो अकबी सीढ़ी से उतरकर पार्किंग लॉट में बड़ी सड़क वाली कतार की आखिरी फिएट गाड़ी में आकर बैठ जाओ। उसका दरवाजा तुम्हें खुला मिलेगा। मुझे गाड़ी का नंबर भी बता दिया गया। मैंने रिसीवर रख दिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि इस अजाब नुमा तजस्सुस से मेरी जान छूट गई थी। मैंने ब्रीफकेस उठाया। बैल्कनी वाला दरवाजा आहिस्ता से एक तरफ हटाकर ठंडी अबर आलूद फजा में आ गया। सारा अकबी इलाका वीरान और नीम तारीकी में डूबा हुआ था। मैं लोहे के जीने से उतरता हुआ नीचे लॉन में आया तो अचानक एक तरफ से किसी औरत की पंजाबी जबान में आवाज आई, तुम भाग नहीं सकोगे। मैंने पिस्तौल निकालकर आवाज की जानिब देखा। मुझे हल्के हल्के अंधेरे में वही लड़की यानी हरनाम कौर नजर आई। उसके हाथ में छोटा सा पिस्तौल था। उसने फायर कर दिया, मगर इससे पहले ही मैंने लॉन की घास पर अपने आप को गिरा दिया था। मैं उस पर फायर करने ही वाला था कि लड़की छलांग लगाकर झाड़ियों के पीछे अंधेरे में गायब हो गई। मैं झुका झुका दौड़ता हुआ लॉन उबूर करके पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पीछे आ गया। इसी तरह झुके हुए कतार की आखिरी फिएट गाड़ी के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खोला और अंदर इस तरह झुक कर बैठ गया कि मेरे पिस्तौल वाले हाथ का रुख पीछे लॉन की झाड़ियों की तरफ था। इतने में दरख्तों के पीछे से एक साया निकलकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैंने फौरन पिस्तौल का रुख उसकी तरफ फेर दिया। उस आदमी ने गर्म ओवरकोट पहन रखा था। सर पर बैरे कैप थी। गाड़ी के करीब आते ही उसने अपना खुफिया कोड वर्ड दोहराया और दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठते ही इतनी तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया कि मैं चकोला खाने के बाद साइड विंडो की दीवार के साथ चिपक कर रह गया। गाड़ी लंदन की अबरालूद वीरान रात में किसी नामालूम मंजिल की तरफ तेज रफ्तारी से दौड़ती चली जा रही थी। ये हमारा अपना एजेंट था, मगर मैं उसे पहली बार देख रहा था। उसने एक चौक उबूर करते हुए मेरी तरफ देखे बगैर उर्दू जबान में कहा, तुमने अनाड़ीपन का सबूत दिया है। तुम्हें चौकस रहना चाहिए था। अच्छा हुआ तुम बच गए। मैंने कहा, वो लड़की कौन थी? उसने कोई जवाब न दिया। खामोशी से गाड़ी चलाते हुए सामने सड़क की तरफ देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, जाहिर है वो दुश्मन की एजेंट है। बहरहाल तुम इस वक्त उसकी पहुंच से बाहर हो। मैं खामोश रहा। उसने गाड़ी बड़ी सड़क से उतारकर एक निस्बतन वीरान और छोटी सड़क पर डाल दी। यहाँ अंधेरा था। कुछ दूर सड़क पर चलते रहने के बाद पूछा, लाश तुमने कहाँ रखी थी? मैंने उसे बताया कि दुश्मन एजेंट की लाश मैंने बेडरूम में डालकर उसे चादर से ढांप दिया था। उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। जो ही हमें सड़क के किनारे एक वैगन खड़ी दिखाई दी, उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर दी। अंधेरी सड़क पर हमारी फिएट गाड़ी उस वैगन के पीछे जाकर आहिस्ता से रुक गई। वैगन की अगली सीट पर से एक दरमियाने कद का आदमी निकलकर हमारी गाड़ी की तरफ आया। उसने कोई बात न की। हम गाड़ी से बाहर निकल आए थे। वो हमारी फिएट गाड़ी में सवार हुआ। गाड़ी बैक करके मोड़ी और जिधर से हम आए थे उधर अंधेरी सड़क पर गायब हो गया। मेरे साथी ने मुझे अपने साथ वैगन में बिठाया और वैगन लेकर सड़क पर आ गया। सड़क आगे एक ढलान से उतरकर खेतों में से होती हुई ऐसे इलाके की बड़ी सड़क पर आ गई जिसके दोनों जानिब घास के वसी मैदान थे। ऊंची इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थी। ये शायद हाईवे थी। आध घंटे तक हमारी वैगन इस बड़ी सड़क पर काफी तेज रफ्तारी के साथ उड़ती चली गई। फिर दाएं जानिब एक कच्ची सड़क दिखाई दी। यहाँ एक खंबे के साथ ट्यूबलाइट जल रही थी। मेरे साथी ने वैगन को उस कच्ची सड़क पर उतार दिया। कच्ची सड़क एक छोटे से टीले के पहलू से चक्कर काटने के बाद चीड़ के गुंजान दरख्तों के झुंड तले बने हुए एक बैरक नुमा कमरे के बरामदे के आगे पहुंचकर रुक गई। मेरे पीछे पीछे आओ। इस बैरक नुमा ढलानी छत वाले कमरे के बाहर बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। मेरा रहनुमा मुझे बैरक के कमरे में ले गया। यहाँ कोने में एक बिस्तर लगा था। बिजली का हीटर चल रहा था। खिड़कियां बंद थीं। आगे पर्दे गिरे हुए थे। कमरे की फजा नीम गर्म और पुरसुकून थी। फर्श पर पुराना कालीन बिछा था। कोने में टेबल पर एक छोटा टीवी सेट रखा था। बत्ती जहाँ भी कोई नहीं जल रही थी। हीटर के सुर्ख रॉड की धीमी धीमी रोशनी ने कमरे की चीजों को मध्यम अंदाज में नुमाया कर रखा था। मेरे रहनुमा ने हीटर के आगे खड़े होकर हाथ गर्म करते हुए कहा, हमारा बॉस आ रहा है, उसका इंतजार करो। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। मैंने जलते हुए हीटर की सुर्ख लौ में कमरे का जायजा लिया। वहाँ कोई सोफा नहीं था। सिर्फ दो आराम कुर्सियां पलंग के पास हीटर के सामने रखी थी। एक कैबिनेट दीवार के साथ लगा था जिस पर एक क्लॉक रात के 8:45 बजा रहा था। उसकी फास्फोरस वाली सुइयां चमक
भाग रही थी। कमरे के दाहिनी जानिब 2 दरवाजे थे, एक शायद बाथरूम में खुलता था, दोनों दरवाजे बंद थे। मैं हीटर के सामने कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। बाहर गजब की सर्दी से निकलकर इस नीम गर्म कमरे में आने से मुझे काफी सुकून मिला, मगर भूख से मेरे पेट में वाकई अब चूहे दौड़ने लगे थे। दोपहर के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। इतने में बाथरूम के साथ वाला दरवाजा खुला। एक गोल मटोल सा आदमी गर्म कपड़ों में ठुसा ठुसाया कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और हीटर के पास मेरे सामने वाली आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने ओवरकोट के बटन खोल दिए। रंग सांवला था, छोटी छोटी मूछें थी और आंखों में बला की चमक थी। सबसे पहले उसने मेरे चेहरे पर अपनी स्याह चमकीली आंखें जमाते हुए जरा सा आगे झुककर मुझसे मेरा कोड नंबर पूछा। मैंने अपना कोड नंबर बताया तो उसने मुझे अपना कोड बताया। उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये वही अपना एजेंट है जो फोन पर मुझे वक्तन फवक्तन हिदायत जारी करता रहा है। उसने जेब से सिगार निकाल कर मुझे पेश किया। मैंने कहा कि मैं सिगार नहीं पीता। वो जरा सा मुस्कुरा कर बोला, घबराओ नहीं, ये जहरीला सिगार नहीं है। फिर मुस्कुरा कर बोला, आई सी, तुम सिख हो और सिख लोग तंबाकू नहीं पीते। मैं कुछ बेचैन सा हुआ कि क्या इसे मालूम नहीं कि मैं सिख नहीं हूँ और मैंने सिखों का हुलिया बना रखा है। बहुत जल्द उसने ये कहकर मेरी बेचैनी दूर कर दी कि अब तुम्हें ये हुलिया एकदम तब्दील करना होगा। अंदर बाथरूम में जाकर दाढ़ी उतार कर ट्रैश में फेंक दो, पगड़ी भी उतार दो, बालों को पीछे करके कंघी करो, कल तुम्हारे बाल भी तरशवा दिए जाएंगे। मैंने कहा, मुझे सख्त भूख लग रही है। वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने तो सुना है कि कमांडो कई रोज तक सिर्फ घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। मैंने कहा, मुझे सुबह से घास भी नसीब नहीं हुई। वो सिगार सुलगाते हुए बोला, तुम बाथरूम में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं तुम्हारे लिए साथ वाले कमरे से कुछ खाने को लाता हूँ। मैंने रेन कोट उतार कर पलंग पर रखा और बाथरूम में आ गया। छोटा सा बाथरूम था जहाँ बेहद ठंड थी। मैंने पगड़ी उतार कर ट्रैश केबिन में फेंकी, फिर बड़ी एहतियात से मुंह से चिपकी हुई दाढ़ी उतार डाली, बालों का जूड़ा खोल दिया। मेरे बाल मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे। नलके में से गर्म पानी आ रहा था। मैंने मुंह हाथ धोया और बाहर वाले कमरे में आ गया। मेरा बॉस वहां नहीं था। मैं हीटर के सामने बैठ गया। इतने में मेरा गोल मटोल गंजा बॉस हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे उसने तपाई पर रखते हुए कहा, इस वक्त यहाँ यही कुछ मिल सकता है। ट्रे में बड़े गोश्त के कतले, सलाद और डबल रोटी के 6-7 टुकड़े और चटनी की बड़ी बोतल पड़ी थी। उसने कोका कोला का एक टिन खोल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ खा लिया। वो इत्मीनान से आराम कुर्सी पर नीम दराज एक हाथ हीटर की तरफ फैलाए सिगार पीता रहा। जब मैं अपनी शिकम पूरी कर चुका तो उसने आहिस्ता से जेब से एक तस्वीर निकाल कर मुझे दिखाई। ये मेरी अपनी तस्वीर थी जिसमें मेरा हुलिया सिखों जैसा नहीं था। उसने कहा, इस तस्वीर के साथ हमें तुम्हारे मुकम्मल कवायफ पहुंचा दिए गए थे। तुम्हारा इंतखाब इंतहाई सोच विचार और जांच पड़ताल के बाद अमल में लाया गया है। तुम्हें जिस मिशन पर भेजा जा रहा है वो एक कौमी मिशन है। उसने तस्वीर मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख ली और सिगार की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, इस कौमी मिशन की सारी तफसीलात तुम्हें बता दी जाएंगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। दूसरा कमरा छोटा था। वहाँ भी एक बिस्तर लगा था और गर्म हीटर जल रहा था। यहाँ पलंग के पास तपाई पर टेबल लैंप रोशन था, मगर उसका शेड इतने गहरे रंग का था कि लैंप की रोशनी तपाई के इर्द गिर्द ही मरकूज थी। बॉस ने सामने वाली दीवार पर एक छोटी स्क्रीन लगा दी और कैबिनेट की दराज में से स्लाइड की छोटी सी मशीन निकालकर कैबिनेट के ऊपर रख दी। फिर एक अलमारी में चाबी घुमाई, अंदर से छोटा सा पैकेट निकाला, उसमें से कुछ ट्रांसपेरेंट स्क्रीन मशीन में डालकर लाइट ऑन कर दी। सामने छोटी सी स्क्रीन पर एक तबाहशुदा जहाज का ढांचा नजर आ रहा था। जहाज ऊंचे दरख्तों को तोड़ता हुआ क्रैश हुआ था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। उसने कहा, ये इंडियन एयरफोर्स के एक खुसूस तैयारे का मलबा है जो एक अहम तरीन खुफिया मिशन पर दिल्ली से मॉस्को जाते हुए खराब मौसम की वजह से आजाद कश्मीर के बॉर्डर पर चनारी के पास एक गहरी खाई में क्रैश होकर तबाह हो गया था। ये आज से ठीक 4 हफ्ते पहले का वाकया है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस तैयारे की परवाज की पहली इत्तला कर दी थी कि एक ऊंची सतह का भारतीय इंटेलिजेंस का वफ्द एक खुफिया मिशन पर मॉस्को रवाना हो रहा है। हमें इस खुफिया मिशन के तैयारे में सफर करने वाले वफ्द के तमाम अरकान के नाम और ओहदे बता दिए गए थे। हमें इस खुफिया मिशन के वफ्द के अगराज व मकासद से दिलचस्पी जरूर थी, मगर हम इस मिशन में बराह रास्त मुलव्विस नहीं होना चाहते थे। चुनाचे हमने दिल्ली में अपने खास आदमी को सिग्नल दे दिया कि इस खुफिया मिशन के कवायफ मालूम करने की कोशिश करें। हमें वापसी सिग्नल में बताया गया कि इस खुफिया वफ्द में दिल्ली के CIB का जवान सेक्रेटरी कैप्टन राम किशन मेहता भी शामिल है, जो इंडियन CIB का इंतहाई ताकतवर और अहम तरीन अफसर है। कैप्टन मेहता के बारे में हमारे पास एक पूरी फाइल मौजूद थी जिसमें उसके तमाम कवायफ दर्ज थे। हम बाखबर रहे, उसके सिवा कुछ करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब हमें खबर मिली कि इंडियन एयरफोर्स का
یہ طیارہ آزاد کشمیر کی سرحد کے بالکل قریب ایک گھاٹی میں گر کر تباہ ہو گیا ہے تو ہم حرکت میں آ گئے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ بھارتی سیکیورٹی کے ارکان طیارے کے ملبے تک پہنچتے، ہم حادثے کی جگہ پہنچ کر خفیہ وفد کے بچے کچے بریف کیس اور دوسرے کاغذات اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہم نے وادی کشمیر میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ جائے حادثہ پر پہنچ کر جس قدر کاغذات یا بریف کیس وہاں پر بچے ہوئے ہوں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ میں اس وقت خود اس آپریشن کی نگرانی کرتے ہوئے چناری میں بیٹھا تھا۔ حادثہ چناری سے کچھ ہی دور کشمیر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ ہمارے آدمیوں نے کمال کر دکھایا، وہ انتہائی برق رفتاری سے عام کشمیری کسانوں کے بھیس میں جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک بھارتی سیکیورٹی فورس اور CIB کا کوئی آدمی وہاں نہیں پہنچا تھا۔ بھارتی ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر جہاز کے ملبے کو وادی میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس جائے حادثہ سے سگنل ملا کہ جہاز میں سوائے ایک افسر کے وفد اور جہاز کے عملے کے تمام ارکان مر چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ افسر بچ گیا ہے، وہ شدید زخمی ہے۔ اس کی ہتھیلی کے ساتھ جو بریف کیس چین سے بندھا ہوا تھا اس پر صرف کیپٹن R مہتا لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو مرموز زبان میں حکم دیا کہ وہ اس افسر کو اٹھا کر بارڈر کراس کر کے چناری پہنچنے کی کوشش کریں، جہاز کے ملبے کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ اسی شام ہمارے آدمی کیپٹن رام کشن مہتا کو لکڑی کے بنے ہوئے اسٹریچر پر ڈال کر چناری ہمارے خفیہ مقام پر لے آئے۔ کیپٹن مہتا کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں، 3 پسلیاں پھیپھڑوں میں دھسی ہوئی تھیں اور دونوں آنکھوں میں شیشے کی کرچیاں گھسی ہوئی تھیں۔ اسے فوراً طبی امداد دی گئی مگر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ ہم نے اس کے بریف کیس پر قبضہ کر لیا اور اس کی کئی تصویریں لی۔ یہ آدمی ہمارے لیے بے حد اہم تھا اور ہم اسے کسی نہ کسی طرح زندہ رکھنا چاہتے تھے، مگر پھیپھڑوں میں پسلیوں کے گھس جانے سے اس کا سانس بے حد آہستہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال سے طبی امداد ہم تک پہنچتی، کیپٹن رام کشن مہتا مر گیا۔ اس کا بریف کیس کھول کر دیکھا گیا، اس میں صرف ایک فائل ایسی تھی جو ہمارے لیے کافی معلومات رکھتی تھی۔ اس فائل میں 6-7 نیلے رنگ کے کاغذات لگے تھے اور یہ موسٹ کانفیڈینشیل فائل تھی۔ اس سے پتا چلا کہ روس انڈیا سے ایک نیوکلیئر آبدوز کے بارے میں کچھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور اسی مشن پر یہ خفیہ وفد روس جا رہا تھا، لیکن اس کے سوائے ہمیں اس خفیہ مشن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ہم کچھ افسران کمرے میں بیٹھے کیپٹن مہتا کی تصویروں کے نیگیٹوز دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے ایک افسر نے چونک کر مجھے بتایا کہ کیپٹن مہتا کی شکل 99% ہمارے ایک آدمی سے ملتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم سے ایک عجیب و غریب اسکیم ابھر آئی۔ میں نے اپنے آدمی کی فائل ہیڈ کوارٹر سے منگوا کر دیکھی تو واقعی دنگ رہ گیا۔ ہمارے آدمی کی شکل کیپٹن مہتا سے خطرناک حد تک ملتی تھی۔ ہم نے کیپٹن مہتا کے پاسپورٹ پر لگی اس تصویر سے اپنے آدمی کی تصویر جو ملائی تو قیامت کی مماثلت دیکھی۔ میری اسکیم کو مزید تقویت ملی۔ اب میں نے اس اسکیم کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کیا اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ اسکیم اہم، خفیہ اور خطرناک اسکیم تھی۔ پھر باس نے سلائیڈ مشین کی لائٹ آف کر دی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا تم اس آدمی کی تصویر دیکھنا پسند کرو گے؟ اس نے پیکٹ میں سے ایک ٹرانسپیرنسی نکال کر مشین میں لگائی اور بٹن دبا دیا۔ اسکرین پر میں اپنی تصویر دیکھ کر کچھ حیران سا ہوا۔ باس نے کہا، ہاں یہ تمہاری تصویر ہے، اب میں تمہیں کیپٹن مہتا کی تصویر دکھاتا ہوں۔ کیپٹن مہتا کی تصویر اسکرین پر آئی تو میں اپنی سیٹ پر سے اچھل گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی شکل مجھ سے کافی ملتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔